हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, जयप्रकाश महाविद्यालय छपरा, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैं आप लोगों के साथ जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है फॉरगेटिंग के मीनिंग एंड नेचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि विस्मरण क्या है। विस्मरण स्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गिल्डाल्ड 1963 ने विस्मरण को एक नकारात्मक स्मृति माना है। जब हम पूर्व सीखे गए अनुभवों को किसी कारण से खो देते हैं तो उसे विस्मरण की संज्ञा दी जाती है। जब भी हम किसी विषय या पाठ को सीखते हैं तो उसे स्मृति चिन्ह के रूप में मस्तिष्क में धारण करते हैं। जब स्मृति चिन्ह कमजोर पड़ जाती है या समाप्त हो जाती है तो हम पूर्व सीखे गए अनुभवों को याद नहीं कर पाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि उसका हमें विस्मरण हो गया है। इस तरह से विस्मरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्मृति चिन्हों के खत्म हो जाने के कारण पूर्व सीखे गए अनुभवों को व्यक्ति याद नहीं कर पाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से विस्मरण का यह अधूरा अर्थ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सीखे गए पाठ की स्मृति चिन्ह बनी हुई होती है, अर्थात हम उन अनुभवों को धारण किए हुए होते हैं, फिर भी उसका प्रत्यावाहन या प्रतिविज्ञान नहीं कर पाते हैं। परंतु जैसे ही उस पाठ से संबंधित कुछ संकेत, जिसे पुनः प्राप्ति संकेत कहा जाता है, दिया जाता है, हम उसका प्रत्यावाहन कर लेते हैं। अतः विस्मरण को परिभाषित करते हुए यह कहा जा सकता है कि विस्मरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व सीखे गए अनुभवों या पाठों का प्रत्यावाहन या प्रतिविज्ञान करने में असमर्थ रहता है। इस असमर्थता का कारण स्मृति चिन्हों का खत्म हो जाना भी हो सकता है या उपयुक्त पुनः प्राप्ति संकेत की अनुपस्थिति भी हो सकती है। जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का वास्तविक नाश होना होता है तो उसे चिन्ह आधारित विस्मरण कहा जाता है, तथा जब विस्मरण का कारण स्मृति चिन्हों का नाश होना नहीं बल्कि प्रत्यावाहन करते समय कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की अनुपस्थिति होती है तो उसे संकेत आधारित विस्मरण कहा जाता है। विस्मरण के स्वरूप के बारे में मनोवैज्ञानिकों के बीच मुख्य दो तरह के दृष्टिकोण या विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा एबिंगहाउस की है, जिन्होंने 1885 में स्मरण तथा विस्मरण पर पहला प्रयोगशाला अध्ययन किया और बताया कि विस्मरण की एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। दूसरी विचारधारा अन्य मनोवैज्ञानिकों का है, जिसमें मिल्टन 1940, मूलर तथा पिलजेकर 1900, मैग्यू 1932 तथा जेनकिंस तथा डेलनबैक 1924 आदि प्रधान हैं। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इन दोनों विचारधाराओं की व्याख्या इस प्रकार से है। पहला, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग इज पैसिव मेंटल प्रोसेस। एबिंगहाउस ने विस्मरण का प्रयोगात्मक अध्ययन किया। इन्होंने अपने इस अध्ययन में निरर्थक पदों की कई सूचियों को स्वयं सीखा तथा उसकी स्मृति की जांच भिन्न भिन्न समय अंतरालों जैसे 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन या 30 दिन पर किया। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे निष्क्रिय रूप से मस्तिष्क में बने स्मृति चिन्ह अपने आप ही क्षीण एवं कमजोर पड़ते जाते हैं और इसके साथ ही विस्मरण की मात्रा तथा दर में हुए परिवर्तन को एबिंगहाउस ने एक विशेष वक्र द्वारा दिखाया है, जिसे विस्मरण वक्र या एबिंगहाउस वक्र कहा जाता है। इस तरह से एबिंगहाउस के अनुसार भूलने का मुख्य कारण सीखने के बाद समय का बीतना होता है। समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्हों में क्रमिक ह्रास होता जाता है और उसी के अनुसार विस्मरण की मात्रा भी बढ़ती जाती है। एबिंगहाउस ने अपने प्रयोग में पाया था कि सीखने में 20 मिनट के बाद निरर्थक पदों को वह मात्र
44.2% ही स्मृति में किए हुए थे, यानी वे 100% माइनस 44.2 इज इक्वल टू 55% भूल गए थे। उसी प्रकार 1 घंटा के बाद 64.2% भूल गए, 1 दिन के बाद 66.3% भूल गए, 2 दिन के बाद 72.2% भूल गए तथा 30 दिन के बाद वे 79% भूल गए। स्पष्ट है कि समय बीतने के साथ साथ विस्मरण की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। हालांकि विस्मरण की दर कमती गई। प्रथम 20 मिनट में भूलने की दर 42.2 थी, 1 घंटा के बाद वह दर 64.2 माइनस 42.2 इज इक्वल टू 20% थी, और उसी तरह से 2 दिन तथा 30 दिन के समय के तक वह मात्र 79% माइनस 72 इज इक्वल टू 6.8 थी। दूसरा है विस्मरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस। मनोवैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया है कि एबिंगहाउस का विचार सही नहीं है। इन लोगों ने अपने प्रयोग में उसके परिणाम से यह स्पष्ट बताया है कि विस्मरण का कारण समय का बीतना नहीं है। जेनकिंस तथा डेलेनबैक 1924, मूलर तथा पिलजेकर 1900 और मिल्टन तथा इरविंग 1940 ने अपने अपने प्रयोगों में यह स्पष्ट रूप से पाया है कि सीखने के बाद समय का बीतना अपने आप में विस्मरण का कारण नहीं है, बल्कि व्यक्ति इस समय अंतराल में जब कुछ दूसरा कार्य करता है या कुछ नया पाठ सीखता है तो इसके कारण मौलिक विषय को वह भूल जाता है। समय अंतराल में जब नया पाठ व्यक्ति सीखता है तो इससे उत्पन्न स्मृति चिन्ह पहले सीखे गए पाठ यानी मौलिक पाठ के सीखने से उत्पन्न स्मृति चिन्ह को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और व्यक्ति उस मौलिक पाठ को भूल जाता है। अतः विस्मरण निष्क्रिय रूप से समय बीतने के साथ अपने आप नहीं होता, बल्कि उस बीते हुए समय में जब व्यक्ति सक्रिय होकर किसी पाठ को सीखता है तो इससे विस्मरण होता है। विस्मरण एक सक्रिय प्रक्रिया है के समर्थन में अनेक प्रयोगों का उल्लेख किया जा सकता है, परंतु उदाहरण के रूप में यहाँ जेनकिंस तथा डेलेनबैक 1924 द्वारा किए गए प्रयोग का उल्लेख किया जा रहा है। इसे आप ध्यान से सुने। इस प्रयोग में मात्र 2 प्रयोजित हैं और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही इन्हें रात में सोने का आग्रह किया गया। इन दोनों प्रयोजों को 10-10 निरर्थक पदों की एक सूची को सुबह तक तथा एक सूची को शाम तक सिखलाया गया। दिन में वे सूची को सीखने के बाद अपने वर्ग में जाते थे तथा जहां अपने दोस्तों के साथ वे बातचीत करते थे तथा शिक्षक का भाषण सुनते थे। इतना ही नहीं, वे लाइब्रेरी में जाकर अन्य पुस्तकों का अध्ययन भी करते थे। परंतु सीखने के 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा तथा 8 घंटा बाद अपने आप प्रयोगशाला में आकर सुबह सीखे गए सूची का प्रत्यावाहन कर जाते थे। शाम में वे सूची को सीखने के बाद आराम करते थे और रात में सो जाते थे। लेकिन प्रयोगकर्ता समय पर यानी सूची सीखने के 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा बाद उन्हें नींद से उठाकर उस सूची का रिकॉल प्रत्यावाहन कराया जाता था। परिणाम में देखा गया कि दिन में प्रयोजों द्वारा किया गया रिकॉल रात में किए गए प्रत्यावाहन की अपेक्षा कम था, अर्थात दिन में विस्मरण की मात्रा रात में विस्मरण की मात्रा की अपेक्षा अधिक था। जेनकिंस तथा डेलेनबैक 1924 ने इस परिणाम की व्याख्या करते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दिन में प्रयोज्यों यानी छात्रों द्वारा सुबह में मूल सूची सीखने के बाद कई कार्य किए गए, जैसे छात्रों द्वारा शिक्षक का भाषण सुना गया, लाइब्रेरी में किताब पढ़ा गया आदि आदि। इन सब से छात्रों ने कुछ सीखा और उससे उत्पन्न स्मृति चिन्ह सूची के निरर्थक पदों के स्मृति चिन्हों को छिन्न कर दिया, जिससे विस्मरण की मात्रा बढ़ गई। रात में चूंकि प्रयोज्य सूची के पदों को सीखने के बाद सो जाते थे, इसलिए कोई दूसरा पाठ वे नहीं सीखते थे। अतः रात में विस्मरण की मात्रा काफी कम थी। अगर विस्मरण का कारण सीखने के बाद मात्र समय का बीतना होता तो दोनों अवस्थाओं में विस्मरण की मात्रा बराबर बराबर होती, क्योंकि रात और दिन दोनों अवस्थाओं में समय की अवधि बराबर बराबर थी। एक्सटेंट
1967 ने भी इसी तरह का प्रयोग किया और इन्होंने परिणाम में पाया कि जागृत अवस्था में, वैकिंग कंडीशन में, विस्मरण की मात्रा जो होती है वो सुसुप्तता अवस्था, स्लीपिंग कंडीशन के विस्मरण की मात्रा की अपेक्षा अधिक थी। मैकग्ल्यू 1942 और मिल्टन तथा इरविंग 1940 ने जो अपने प्रयोगों के परिणाम के आधार पर इस कथन की पुष्टि की, उसमें भी विस्मरण के सीखने के बाद समय बीतने से अपने आप नहीं होती है, बल्कि इस तरह समय अंतराल में व्यक्ति कुछ नया पाठ सीखता है या कुछ नया कार्य सीखता है तो इसे मौलिक विषयों का ही विस्मरण हो जाता है। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि एबिंगहाउस ने प्रारंभ में कहा था। आजकल मनोवैज्ञानिकों के बीच सामान्य सहमति यही है कि मौलिक विषय का विस्मरण उस विषय के बाद कुछ नए विषय को सीखने के फलस्वरूप होता है, अतः यह एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्मृति के प्रयोगात्मक अध्ययनों से जो तथ्य सामने आए हैं वह यह है कि इसके दोनों पक्ष अर्थात स्मरण तथा विस्मरण का स्वरूप बिल्कुल ही अस्पष्ट है और आज वे नए नए शोधों का उत्सर्जन भी कर रहे हैं। धन्यवाद। Forgetting or disremembering is the apparent loss or modification of information already encoded and stored in an individual's long-term memory. The spontaneous or gradual process in which old memories are unable to be recalled from memory storage. Forgetting also helps to reconcile the storage of new information with old knowledge. Problems with remembering, learning and retaining new information are a few of the most common complaints of older adults. Memory performance is usually related to the active functioning of 3 stages. These 3 stages are encoding, storage and retrieval. Many different factors influence the actual process of forgetting. Example of one of these factors could be the amount of time the new information is stored in the memory. What's involved with forgetting can happen either before or after the actual memory process. The amount of time the information is stored in the memory, depending on the minutes, hours, or even days, can increase or decrease depending on how well the information is encoded. Studies show that retention improves with increased rehearsal. This improvement occurs because rehearsal helps to transfer information into long-term memory. Practice makes perfect. Subject to delicately balanced optimization that ensures that relevant memories are recalled. Forgetting can be reduced by repetition and/or more elaborate cognitive processing of information. Emotional states are just one of the many factors that have been found to affect this process of forgetting. Disorder, or in more severe cases this may be described as amnesia. Forgetting functions, amount remembered as a function of time since an event was first experienced, have been extensively analyzed. Most recent evidence suggests that a power function provides the closest mathematical fit to the forgetting function. It's an ability to encode, to store and retrieve the previously learned information from long-term memory over varying periods of times. Failing to retrieve an event does not mean that this specific event has been forever forgotten. It could just mean the information was not encoded well. Research has shown that there are a few health behaviors that to some extent can prevent forgetting from happening so often. One of the simplest ways to keep the brain healthy and prevent forgetting is to stay active and exercise. Staying active is important because overall it keeps the body healthy. When the body is healthy, the brain is healthy and less inflamed as well. Older adults who were more active were found to have had less episodes of forgetting compared to those older adults who were less active. Healthy diet can also contribute to a healthier brain and aging process, which in turn results in less frequent forgetting. Viewing information in ways that involve active retrieval seems to slow the rate of forgetting. Connerton stated that there are 7 types of forgetting, which are repressive erasure, prescriptive forgetting, formation of new identity, structural amnesia, annulment, planned obsolescence, and humiliated silence.